हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में चलेगी अगली वीडियो प्रश्न नंबर 4 के लिए। सेट चल रहा है 7वां सन 2020 का, जिसका कोड है WE। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में प्रश्न 4 को हल करेंगे और इस वीडियो में जो भी जहां तक जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को नहीं ले जाएंगे। तो जो प्रश्न 4 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक हल करेंगे इसको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो भी न्यू सेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि अगली साल के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 4 में खंड दिए गए हैं का, खा, गा और घा। इन प्रश्नों को हल करेंगे। सन 2021 में जो भी सिलेबस आएगा उतना ही हल कराएंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और लिखते हैं प्रश्न नंबर 4 का लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेंथेनाइड आकुंचन क्या है बताना है, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण भी देना है कि आखिर लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु की त्रिज्याओं में क्या हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखना होगा आपको, परीक्षा के समय लिखेंगे आप जैसे प्रश्न 4 और लिख देंगे उसके आगे का और लिखेंगे आगे उत्तर। हेडिंग बना लेंगे लेंथेनाइड आकुंचन। लेंथेनाइड आकुंचन। तो लेंथेनाइड आकुंचन में आगे लिखेंगे लेंथेनाइड श्रेणी में जो सीरियम से स्टार्ट होती है। फिलहाल में तो लेंथेनम तत्व भी लेंथेनाइड श्रेणी में ही जोड़ा जाता है। जो सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटिटियम पर खत्म हो जाती है उसे हम लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, जिसे आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक एफ ब्लॉक की पहली श्रेणी में सभी तत्वों को लेंथेनाइड और जर्कोनियम के हाफनियम के बीच से निकालकर रख दिया गया है। कारण था कि उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था वो 4f कक्षा में प्रवेश करने लगा था। 4f कक्षा में जब प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो वो उसी ही कक्षा का यानी कि उसी के नाम पर उसका ब्लॉक का नाम रख दिया जाता है। और उस समय एफ ब्लॉक की कोई जगह नहीं थी, तो उसको एक पृथक ब्लॉक एफ ब्लॉक में रखा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में लिखेंगे सही से, लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनम से ल्यूटिथियम तक परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर परमाणु त्रिज्याओं में नियमित कमी आ जाती है, होती रहती है। लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। या आगे लिखते हैं, आगे एक लाइन और जोड़ देते हैं, लिख देंगे त्रिज्याओं में यह कमी लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। क्या होता है कि लेंथेनम से
और ल्यूटीशियम तक जब हम जाते हैं, यानी कि ये श्रेणी सीरियम से शुरू होती है, ठीक है, सीरियम से 58 से शुरू होकर और ल्यूटीशियम 71 पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब लैंथेनम से हम ल्यूटीशियम तक एक एक तत्व में जाते हैं, एक एक तत्व की परमाणु त्रिज्याएं देखते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर 57, 58, 59, 60 होके जाते हैं 71, 14 तत्वों तक पहुँचते हैं, तो इनकी परमाणु त्रिज्याओं में कमी होती रहती है। और ये कमी लैंथेनम तत्व के कारण होती है। किसके कारण? लैंथेनम तत्व का जो परिरक्षण प्रभाव होता है। अंतिम कक्षा में जो 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे जो भी तत्व M+3 प्रकार के आयन बनाते हैं, उनमें नियमित कमी होती जाती है। कैसे नियमित? अगर ये सभी तत्व जितने भी इनमें मिलते रहेंगे तो नियमित कमी होती है, लेकिन यह कमी नियमित नहीं होती है। कभी कभी कुछ तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं बढ़ जाती है। कमी का हम बताते हैं कि जैसे लैंथेनाइट का तत्व होता है, इसकी 184 पिकोमीटर त्रिज्या होती है परमाणु, जबकि ल्यूटीशियम की त्रिज्या जो होती है वो लगभग 159 पिकोमीटर होती है। कितनी? 159 पिकोमीटर। जैसे जैसे हम लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ F कक्षा में 4F कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है। तो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण होने के कारण परमाणु का आकार सिकुड़ जाता है, और ये कारण होता है सिर्फ लैंथेनम तत्व के कारण। इसी कारण यह तत्वों में जो परमाणु त्रिज्याएं कमी होती है वो लैंथेनाइट आकुंचन कहलाती है। जैसे हम आपको कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये परमाणु पहला है सीरियम का। सीरियम के बाहरी कक्षा में यानी कि 4F जो कक्षा होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब उसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले तत्व के लिए, तो 1 और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम ल्यूटीशियम तक पहुंचते हैं तो 4F कक्षा में 4F1 से लेकर 4F14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक की ओर आकर्षित होता है। तो धीरे धीरे परमाणु त्रिज्याएं कम होती जाती हैं, परमाणु का आकार घटने लगता है। लेकिन यह कमी नियमित नहीं होती है, यह केवल उन आयनों में होती है जो M+3 प्रकार के आयन बनाते हैं। यह लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। उदाहरण में आपको लिखना है तो लिखना होगा, जैसे कि हम लिखेंगे लैंथेनम तत्व की परमाणु त्रिज्या 184 पिकोमीटर होती है, और जब ये हम बाएं से दाएं चलते हैं ल्यूटीशियम पर पहुंचते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी हो जाती है? 159 पिकोमीटर। ठीक इसके बाद में हाफनियम और जर्कोनियम रखे हुए हैं। हाफनियम में जैसे पहुंचते हैं इसकी 160 पिकोमीटर पे पहुंच जाती है। फिर इसके बाद में जर्कोनियम पे पहुंचते हैं तो इसकी 161 पिकोमीटर। अब ये दोनों तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, और ये तत्व हैं जो हमारे वो F ब्लॉक के हैं। तो F ब्लॉक के लैंथेनाइट श्रेणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ 4F कक्षा में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं। ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। अब आ जाता है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ख। वुड्स फिटिंग अपक्रिया का वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण भी लिखिए और डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग भी लिखिए। वुड्स फिटिंग अपक्रिया बहुत आसान है। आप चाहें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। वुड्स फिटिंग अपक्रिया बताते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको एक अपक्रिया करानी होती है जिसको हम कहते हैं वुड्स फिटिंग अपक्रिया। शुष्क ईथर ले लीजिए, यहां पर लिखेंगे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कोई भी हैलो एरीन की अपक्रिया हैलो एल्केन के साथ सोडियम धातु डालकर गर्म करा दें तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। अब वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हम जैसे लिखते हैं, शुष्क ईथर में 2 इलेक्ट्रॉन
क्लोरोबेंजीन, वर्णन करना है इसका। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड, यह मेथिल क्लोराइड हो गया। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड, यही आपको वर्णन में लिखना है। यहां शब्द लिखा हुआ है वर्णन, इस शब्द को ध्यान रखना है विशेष रूप से। जब वर्णन की बात करें तो आपको उसकी हिंदी लिखनी होगी। तो कह रहा है वुड्स फिटिंग अपक्रिया बता का वर्णन कीजिए और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम धातु मिलाकर गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड NaCl पृथक हो जाता है और ये मेथिल ग्रुप बेंजीन पर लग जाता है और हाइड्रोकार्बन बनता है और निर्माण होता है टोलुइन का, और ये बन गई आपकी टोलुइन। ये टोलुइन बन गई और निकल गया आपका 2NaCl। ये कहलाती है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। किसको फिट कर दिया है? मेथिल को। जब हम क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन के साथ को मिलाकर एक साथ सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टोलुइन बनती है और NaCl पृथक हो जाता है। ये हो गया इसका वर्णन। आप इसकी यही हिंदी लिखेंगे। अब उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, कहता है डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग भी लिखिए। डाइक्लोरोमेथेन के 2-3 उपयोग लिख लीजिए, जैसे आपको मालूम होना चाहिए। CH2 और Cl2 को डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं। यही है आपका डाइक्लोरोमेथेन। लीजिए डाइक्लोरोमेथेन हो गया। अब डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग लिखना है तो उपयोग आगे लिख दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 विलायक के रूप में। विलायक के रूप में ये बसा, रेजिन और सबका किसका विलायक है? ये बसा, रेजिन, पेंट, इतनी चीजों को ये विलय कर सकता है। और भी चीजें हैं विलायक के रूप में, बसा, रेजिन, पेंट को ये विलय कर देगा। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है, दूसरा है औषधि के रूप में। औषधि के रूप में नंबर तीसरा अगर आप लिखना चाहें तो 2 ही काफी हैं, वैसे तीसरा लिखेंगे तो लिखेंगे पेंट, वार्निश को हटाने में। ये लीजिए तीसरा पॉइंट, इतना काफी है। 3 नंबर में ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि रसायन विज्ञान में मेन टॉपिक को हम कॉपी में लिखते हैं, ज्यादा आलाप नहीं लिखते हैं। जितना पूछा जाए उतना काम करिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर गा कहता है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा एथिलअमीन बनाइए। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ऐसा कोई अनसॉल्व पेपर नहीं जिसमें कराई ना गई हो। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख के रख लीजिए। कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें ये रिएक्शन पूछी ना जाए। बनाना है तो यहां पर गा क्वेश्चन लिखेंगे। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा एथिल अमीन बनाना है। एथिल अमीन है तो भाई ज्यादा चाहिए होगे तो हमें प्रोपेनामाइड चाहिए होगा। तो हम लिखते हैं CH3 CH2 CONH2। ये होता है प्रोपियोनामाइड। ये प्रोपियोनामाइड है। इसको आप सिर्फ गर्म कर दीजिए, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। और एक और ले लीजिए जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय बना लीजिए। जब प्रोपियोनामाइड, देखिए जब हमें कार्बन चाहिए हैं दो कार्बन चाहिए, कह रहा है एथिल ब्रोमाइड से एथिल अमीन बनाना है। तो ये CO यहां पर प्रोपियोना यानी 3 कार्बन का काम कर रहा है। मेथेन 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो ये प्रोपियोनामाइड हो गया। प्रोपियोनामाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दें। जब हम गर्म करते हैं तो यहां पर ब्रोमीन पूरे तोड़ दें, तो यहां पर आप 4 का मल्टीपल कर लीजिए और ये ब्रोमीन
2 पोटेशियम को तोड़ देंगे तो 2 KBr आपका बाहर हो जाएगा। बचे हुए 4 KOH हैं। OH कितने हैं? 4 हैं, यहां पर 4 का मल्टीपल किया तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को तोड़कर जल बना देंगे, तो प्लस में आपका 2H2O और बन जाएगा। बचे 2 ऑक्सीजन पोटेशियम 2 बचे हैं, क्योंकि 2 पोटेशियम अभी बाकी हैं आपके, 2 को हमने ब्रोमीन के साथ में यूज कर लिया, अभी 2 शेष बाकी हैं। तो 2 पोटेशियम और 2 ऑक्सीजन इस CO को तोड़कर क्या बना देते हैं? K2CO3, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन जाकर इसको कार्बन ट्राइऑक्साइड बना देंगे और पोटेशियम 2 यहां पर बाकी हैं। अब बचा है CH3 CH2 और NH2, बचा है CH3 CH2 और NH2, ये आपका बन गया एथिल अमीन। एथिल अमीन बहुत आसान रिएक्शन होती है, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये देखिए, ये बन गया आपका एथिल अमीन, यही आपकी कहलाती है हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। अब कहता है कि इसमें 2 रिएक्शन भी पूछी गई, नाइट्रस अम्ल तथा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ एथिल अमीन की अपक्रिया भी करानी है। यही आपका एथिल अमीन, जिसे आप चाहें तो बंद श्रृंखला में C2H5NH2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अपक्रिया नंबर 1 आप लिखेंगे किसके साथ? नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया। तो हेडिंग बना लेना, नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया। आपको मालूम होना चाहिए, देखिए फार्मूलों का मेन खेल है, रासायनिक अणुसूत्र अगर नहीं मालूम है तो कुछ नहीं कर सकते, रासायनिक अणुसूत्र आपको पता होने चाहिए। तो नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2, इसको सोडियम नाइट्राइड यानी कि NaNO2 की प्रेजेंस में गर्म कर दें, थोड़ा सा अम्लीय बना लें, HCl डाल लें। ठीक है, और हम गर्म करेंगे C2H5 एथिल अमीन को और यहाँ पर NH2 हो जाएगा प्लस। अब हम देखते हैं क्या करना है, एक नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से मिलकर अब बन जाती है N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, और ये 2 हाइड्रोजन इसकी 1 ऑक्सीजन तोड़ देते हैं तो आपका बनता है जल। अब बचा 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी कि ये OH रह गया और इतना C2H5, तो C2H5OH ये आपका बन जाता है एथिल अल्कोहल। देखिए कैसे, ये एथिल नाइट्रोजन तो इस नाइट्रोजन के साथ उड़कर चली गई, N2 बना दिया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये थे, इन्होंने 1 ऑक्सीजन को तोड़कर जल बना दिया, बचा 1 ऑक्सीजन, शेष यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो OH बना लेता है। यही अल्कोहलिक ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है और बना देता है क्या? एक एथिल अल्कोहल। नाइट्रस अम्ल के साथ अगर हम एथिल अमीन को गर्म करेंगे तो एथिल अल्कोहल बन जाता है, यानी कि स्पिरिट ऑफ बाइट बन जाती है। अब उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, कहता है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड कोई भी हो, यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ऊपर से रब करते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब भी ऐसी अपक्रियाओं से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है जिनमें हाइड्रोजन होता है। देखिए कैसे, मेथिल CH3MgBr ये है, ये रिएक्शन करेगा आपका एथिल अमीन से C2H5NH2, और ये रिएक्शन हमेशा होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कैसा होना चाहिए? शुष्क होना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन हो रही है। ये मेथिल ग्रुप टूट जाएगा, इसके 1 हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, इसका 1 हाइड्रोजन ले लेगा ये, तो ये बनाएगा CH4 यानी कि मेथेन, हाइड्रोकार्बन बनाता है। जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन युक्त जितने भी कंपाउंड होते हैं उससे रिएक्शन कर जाएगा तो वो बनाएगा मीथेन, ये कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन बनाता है। उसके बाद में जो भी बचा है शेष कंपाउंड इकट्ठा लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? इस मेथेन को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, और बचा हुआ क्या है आपका C2H5 और यहाँ पर बचा NH, और उसके बाद MgBr। इसका नाम है N मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अमीन या एथिल अमीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको, और ये हाइड्रोकार्बन बना। ये लीजिए, हल हो गया। अगला क्वेश्चन,
अब आ जाता है घा क्वेश्चन। घा क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है। प्राकृतिक बहुलक वो होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे हमारी स्किन होती है ये बहुलक है, हमारे ये सर के बाल हैं ये भी बहुलक हैं, लेकिन ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। संश्लेषित बहुलक होते हैं जैसे प्लास्टिक, ये फाइबर, ये कपड़े पहने हुए हैं, आप कपड़े पहनते हैं, पाइप यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, वो सभी रस्सियाँ यूज करते हैं। और जो भी संश्लेषित करता है, जो ह्यूमन राइड होते हैं, जो ह्यूमन बनाता है, मनुष्य द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो सभी संश्लेषित बहुलक होते हैं। इसको अपनी भाषा में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वे बहुलक जो प्रकृति से हमें पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं मांसपेशियों के जो मायोसिन होती है, चमड़ा होता है, ये आपके हो सकते हैं विकल्प। उसके बाद में संश्लेषित बहुलक, वे बहुलक जिन्हें मनुष्यों द्वारा निर्मित किया जाता है या मनुष्य द्वारा निर्मित किए हुए बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, जैसे टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नायलॉन 686, नायलॉन 6, फ्लोन, बहुत वगैरह वगैरह होते हैं, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, तो आप बता सकते हैं। प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी दे रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुत है, प्राकृतिक बहुलक बहुत होते हैं, जितना रेशा है वो प्राकृतिक बहुलक। बेकेलाइट तथा टेफ्लॉन के दो दो उपयोग लिखिए। देखिए ये आपके सन 2021 से हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ना बेवकूफ़ी, हमने आपको सिलेबस में पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि जितना रिड्यूस कर दिया गया था उसको हमने पढ़ाया नहीं। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 5। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में पहला खंड है का, जिसमें पढ़ेंगे हम। लिखा है अपक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अपक्रिया की कोटि क्या होती है ये उदाहरण सहित बताना है। फिर आगे प्रश्न भी दिया गया, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। यानी कि कितने आदमी थे 2, यहाँ पर पता ही नहीं है कितने मिनट लगेंगे कि अपक्रिया को 90% पूर्ण होना पड़ेगा। अभी तो अर्ध आयुकाल है, यानी कि 50% अपक्रिया जब पूर्ण होती है तो उसको 60 मिनट लेते हैं समय। अब वो कह रहा 90% में क्वेश्चन मार्क, पता नहीं कितना समय लगेगा, कितने आदमी थे, वैसी ही बात आ गई कि कितना समय लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अपक्रिया की कोटि। तो लिखेंगे किसी रासायनिक अपक्रिया की सांद्रता पद की घात अपक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे यहां पर लिखते हैं प्रश्न नंबर 5 का और उसके आगे लिख देंगे उत्तर। तो लिखेंगे अपक्रिया की कोटि क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन, किसी रासायनिक अपक्रिया में एक शब्द और लिखेंगे, किसकी सांद्रता परिवर्तन है, ये बात और बता के चलें तो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अभिकारक या उत्पाद, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कोटि कहलाती है। क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन पद की घात अपक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण सहित बताया तो उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में लिखेंगे माना
कोई अभिक्रिया निम्न है, निम्न है, तो अभिक्रिया निम्न है जैसे A प्लस B, ये क्या है आपके अभिकारक, और इससे उत्पाद बनता है C प्लस D, C प्लस डी, और इसकी A की सांद्रता जो है स्मॉल a है और B की सांद्रता स्मॉल b है, और जब ये परिवर्तित हो गई तो C की सांद्रता स्मॉल c और D की सांद्रता स्मॉल d हो गई। तो अभिकारक अणु की सांद्रता पद की घात, जो सांद्रता परिवर्तन होती है यही सांद्रता परिवर्तन है, इसकी पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे हम लिखेंगे दर नियम से, और ये क्या बने आपके उत्पाद, तो लिखिए यहां पर दर नियम से, दर आर प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक या उत्पाद के, अभिकारक, और आपके अभिकारक क्या है ए और बी, तो यहां पर आर हटाएंगे, प्रोपोर्शनल की जगह पे के लाएंगे और अभिकारक में लिखेंगे ए, और इसकी घात जो है ए स्मॉल है, ये पद की घात ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर ए में परिवर्तन हुआ तो 1, नहीं परिवर्तन हुआ तो 0, और बी है तो इसकी घात कहलाएगी बी। अब ये ए जहां ए कॉमा बी कॉमा सी के स्थान पर 1 2 3 4 हो सकते हैं, समझ लीजिए बात को, यानी कि अगर अभिकारक A में सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, उसकी A सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि A होगी, और B भी सांद्रता परिवर्तित कर रही है तो 2 अभिकारक अणु हो गए तो 2 में परिवर्तन हो जाता है, तो ये अभिक्रिया की कोटि कहलाती है जहां A और B, और ऐसे आप लिख सकते हैं साइड में जहां A कॉमा B अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, ये और नीचे एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ये होती है अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा। अब आ जाता है मेन बात, प्रश्न, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। 2 शर्तों पे अभिक्रिया है, तो इसको रब करते हैं, इसको उतार लीजिए, चलिए इसको रब कर देते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, एग्ज़ाम किसी भी समय हो सकते हैं आपके, तो तैयारी को हमेशा करते रहें, छोड़ के ना बैठे, नहीं तो फिर आप पिछड़ जाएंगे, और पिछड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम कोटि के दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए जो दिया गया है, गिवन दैट में क्या है दिया है, टी हाफ बराबर 60 मिनट। तो पहले हम अर्ध आयु काल से के की वैल्यू निकालेंगे, तो निकालेंगे के की वैल्यू, क्या दिया गया है अर्ध आयु काल बराबर अर्ध आयु काल, टी हाफ बराबर होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा 0.693 अपॉन के, और के बराबर इसको चेंज कर लीजिए, टी हाफ को नीचे ले आइए 0.693 अपॉन टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो के, टी हाफ की वैल्यू रख के अगर भाग लगा देंगे तो के की वैल्यू निकल आएगी, तो 0.693 अपॉन 60, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो बढ़ेंगे। अब ये चारों जीरो ऊपर लेके चले जाते हैं, तो के बराबर 693 अपॉन 6 इंटू 10 की घातें कितनी हो जाएंगी -4। अब भाग लगाते हैं, के बराबर, के की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम जाकर 90% को निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें, तो 6 कन 6 बचे कितने, भाग लगा लीजिए 693 में, 6 कन 6 ये तो कट गया, 9 उतारा लिया, 6 कन 6, 3 बचे हुए हैं, 5 उतार लेंगे तो 3 उतार लेंगे, 6 पंचे 30, 30 कर लेंगे, 3 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 6 पंचे 30, तो ये हो गया आपका कितना आया है 1
115.5 इंटू 10 की पावर -4। अब 4 अंक बाद पॉइंट जाएगा तो k बराबर आ जाएगा 0.0115 और इतना ही रखिए। और अगर चाहे तो आप 5 और लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 अंक बाद 0 बढ़ेगी तो चौथा अंक लाने के लिए हमें 0 लगाना होगा। ये k की वैल्यू आ जाती है। अब आ जाती है दूसरी शर्त कि अब क्रिया 90% कितने समय में पूर्ण होगी। तो इस k की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। k बराबर हमारा कितना निकला 0.0115 और ये होता है मिनट इनवर्स। इतना ही रखिए। अब समय निकालते हैं, इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिखते हैं दूसरी शर्त। यह क्या है दूसरी शर्त, इसको दिया हुआ है, इसको रब कर दें और लिखेंगे अब क्रिया में दूसरी शर्त। हाँ, दूसरी शर्त में क्या लिखा है 90% पूर्ण होने में लगा समय। तो अब क्रिया क्या थी, अब क्रिया मान लिया ए था, उससे उत्पाद बन रहा था, पी प्रोडक्ट बन रहा है। तो अभिकारक ए की सांद्रता प्रारंभ में सांद्रता ए बराबर होती है 100%। जब उस टी लगता है आपका समय 0 और सांद्रता परिवर्तन भी 0। एक्स को कहते हैं सांद्रता परिवर्तन, ठीक है। तो अब लिखेंगे टी समय बाद, यही टी आपको निकालना है। टी समय बाद ए की सांद्रता एक्स बराबर 90% पूर्ण होने पर, तो a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू कितनी है 100% और कितने परसेंट घटानी है हमें 90%, बराबर आपका आ जाता है 10%। a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। अब लगाते हैं प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक से। तो क्या है प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो k बराबर k को इधर ले आए, t को इधर फेंक दें, बदल देते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो k बराबर 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 a की वैल्यू 100 और a माइनस एक्स की वैल्यू 10 निकली है, काट दिया और लॉग 10 का मान होता है 1। तो इसको आगे हल करते हैं। तो t बराबर 2.303 अपॉन k की वैल्यू रखिए कितनी है 0.0115 लॉग बेस 10 और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो लिखेंगे t बराबर 2.303 और यहाँ पर लिख देंगे 0.115 इंटू 1 हो गया। अब पॉइंट को हम हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दीजिए, एक यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अब हो गया 23,030। 23,030 में 115 का भाग लगाना है और आपका टाइम सामने आ जाएगा। आंसर सीट आपके सामने होगी, तो ऊपर से रब कर देते हैं। इसको जगह नहीं बची है तो ऊपर से रब करते हैं और ये के की वैल्यू तो रख ही दी पहले से। तो चलिए यहाँ पर रब करते हैं। अगर ना नोट कर पाया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 23,030 23 बराबर 23,030 में 115 का भाग लगाएंगे। तो 23,030 में लगाइए 115 दूनी 230 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 230 और ये कट गए, 0 बचा, 0 0 3 का उतारा लिया, भाग नहीं गया, भाग खाए बिंदी। तो यानी कि 20 मिनट
और ये 20 भाग नहीं जाएगा, भाग खाए बिंदी, फिर भाग नहीं जाएगा, भाग खाए बिंदी लगेगी, तो लगभग 200 मिनट लगेंगे। 20 मिनट नहीं, 200 मिनट, 2 बार भाग खाए बिंदी जाएंगे, तो टी बराबर आ जाएगा आपका 200 मिनट। और ये लगभग आपकी आंसर शीट दी जाती है 199 मिनट की, लेकिन यहाँ टी बराबर आएगा आपका 200 मिनट। ये आपका आंसर आ गया, हो गया सॉल्व आसानी से। कितना आसान है कि 200 मिनट आए हैं इस वाले क्वेश्चन में। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण विधि समझाइए, नामांकित चित्र बताना है। तो तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत सन 2021 के सिलेबस में जो रिड्यूस किया गया उसमें तो है नहीं, तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसकी आपने पढ़ाई भी नहीं की है, तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, तो इसको नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उप सह संयोजन यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। समावयवताएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो संरचना, एक तो त्रिविम समावयवता। और त्रिविम समावयवता में आती है आपकी ज्यामितीय समावयवता। समावयवता 2 हिस्सों में बांट दी जाती है, एक तो होती है ज्यामितीय, इधर त्रिविम संरचना समावयवता, और उसके बाद में होती है यहाँ पर त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में ही आती है ज्यामितीय समावयवता, और उस समावयवता को हटा दिया गया है, तो आपको ये पढ़ना नहीं है, बस ये नीचे दिए हुए IUPAC नाम लिखने हैं। क्या कह रहा है, को उदाहरण सहित समझाना है, कोई ज़रूरत ही नहीं जब आपके सिलेबस में आना ही नहीं है। उसके बाद IUPAC नाम लिखिए, जैसे ये दिया गया एक और एक ये, तो दोनों के IUPAC नाम लिखते हैं। चलिए रब करते हैं इसको और दोनों के IUPAC नाम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर गा का 5 का गा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या IUPAC नेम पहले वाले का K3CR C2O4, क्या बात है, C2O4 का होल थ्राइज, इसका नाम लिखना है। दूसरा है NH3 का होल 5 CO3, और यहाँ पर बाहर आ जाता है आपका Cl। तो इसका नाम लिखना है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बाहर से, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट जो आयनिक लिगेंड होते हैं उनका नाम लिखा जाता है जो पहले दिए जाते हैं, तो इसके आगे इसकी गिनती नहीं लिखते हैं, लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम कितना आसान है, पहले पोटेशियम। अब आ जाते हैं लिगेंडों का नाम लिखते हैं, बाद में सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। क्या है, ट्राई, और ये क्या है, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब उसके बाद में लिखेंगे, हम देखेंगे क्या है ये क्या बवाल है, ये क्रोमियम, ये क्रोम ऑक्सीलेट आयन है, यानी कि ये ऑक्सीलेट आयन है जिस पर 2 ऋण लगे हुए हैं, ये द्विदंती लिगेंड है, ऑक्सीलेटो है, तो इसके आगे लिखेंगे क्रोमेट, ये ऋणात्मक है, ये नाम को चेंज कर देगा, क्रोमेट। अब ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होगी क्रोमियम की, तो पोटेशियम की +3 हो गई और क्रोमियम की -6, तो +3 में से +6 माइनस की 6 घट जाएगी तो 3 बचेगी, तो यहाँ पर 3 बचेगी, थर्ड खड़ी कर दीजिए, सीधी सी, ज़्यादा मत लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे जो लिगेंड ABCD में पहले आते हैं, ये A और ये है C से, तो इसका नाम लिखेंगे पेंटा एमीन, पेंटामीन। अमोनिया को यहाँ अमीन बुलाता है। और क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ये हो गया कार्बोनेटो, पेंटामीन, कार्बोनेटो। अब लिखना है सेंट्रल मेटल आयन का नाम, फिर उसके बाद में ये लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनेटो, और सॉरी यहाँ पर Cl सिर्फ अकेला होगा, Cl अकेला, 3 नहीं लगे होंगे, Cl अकेला ही है। तो यहाँ पर इसका तो हो गई 0 होती है ऑक्सीकरण संख्या, 5 का मल्टीपल, यहाँ पर -2 होती है, इसमें -2 होती है 1 का मल्टीपल, और यहाँ पर -1 होती है तो 1 का मल्टीपल, और इसकी x मान लेते हैं। तो टोटल करिए और इक्वल में होगी 0, तो ये तो 0 हो गई, ये -2 हो गई, ये -1, तो टोटल हो गई 3। तो कार्बोनेटो के आगे अब इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट,
कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? 2 और 1 3 मिलकर, तो थर्ड खड़े कर देते हैं रोमन अंक में। और उसके बाद में जो बाहर लिखा उसको लिख देते हैं क्लोराइड। क्लोरिडो नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बाहर है, ये द्विदंती है, द्वितीयक संयोजकता है, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता है जो डॉटेड होती है। ये हो गया इसका नाम। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर घ, पूर्तिरोधी और प्रतिजैविक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूर्तिरोधी वो होते हैं जो हमारे बॉडी में जो हमारे अंदर की कमियों को पूरा करते हैं, बहुत सी बीमारियों से हमें बचाते हैं, वो पूर्तिरोधी कहते हैं। एंटीबायोटिक होते हैं हमारे। और प्रतिजैविक यानी कि ये एंटीबायोटिक होते हैं। और प्रतिजैविक जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, इनकी प्रतिजैविक जो हमारी बैक्टीरिया से सुरक्षा करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और इनके ऊपर हमें कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि जो दैनिक जीवन में केमिस्ट्री पढ़नी होती है उसको हटा दिया गया सिलेबस से, उसको नहीं पढ़ना है। आगे दिया गया इसके कार्य बताइए। कार्य बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हटा दिया गया। आगे है मेन चीज़, प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए। प्रोटीन के 2 कार्य लिखना ये आपके सिलेबस में है। तो प्रोटीन के कार्य, तो प्रोटीन के कार्य में सबसे पहला लिखो, प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत में सहायता प्रदान करती है। लीजिए, यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये हो गए 2 इसके। और आप भी लिख देखते हैं, प्रोटीन हमारी वृद्धि और विकास में सहायक होती है। शरीर को आकार और संरचना प्रोटीन के माध्यम से मिलती है। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन, यानी कि उस वीडियो में इस अनसॉल्व का दी एंड कर देंगे। सन 2020 के जो भी अनसॉल्व पेपर है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट नए सेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।